नमस्कार मित्र हो, आपके अपने होना चाहिए इस चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। तो मित्र हो, आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी व्याकरण में जिस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इनका महत्व है, उसी प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। आप चाहे 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप किसी भी CBSE हो, स्टेट बोर्ड्स हो या किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, उसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हो, आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो पुलिस सब इंस्पेक्टर, रीट, CTT, UPTET और ऑल बोर्ड के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें पहले हम उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं, उसे सीखते हैं। वैसे तो हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधा है शब्दों के प्रारंभ में या शब्द के अंत में नए शब्द जोड़ना, और फिर नए शब्द जोड़ने के बाद और एक नया शब्द तैयार होता है। इन शब्दों की ये विशेषता है कि इन शब्दों में एक प्रकार नवीनता दिखाई देती है। जैसे हार शब्द है, हार शब्द के आगे अगर आपने आ लगा दिया तो आहार हो गया। हार शब्द के आगे आपने प्र लगा दिया तो प्र हो गया। आहार शब्द के आगे वी जुड़ गया तो वो विहार हो गया। हार शब्द कॉमन है, लेकिन उसके आगे कुछ शब्दांश जुड़ रहे हैं। कुछ शब्दांश जुड़ने के कारण जो नया शब्द बन रहा है वो बहुत ही अर्थपूर्ण बन रहा है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा हार के आगे आ, प्र, वी ये शब्दांश लग जाते हैं तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है। मित्रों, इसे व्याकरण की भाषा में उपसर्ग कहा जाता है। अगर हम उसको समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग किसे कहा जाता है? जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू में या आरंभ में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे देखिए स्लाइड में, इस स्लाइड में आप देख सकते हो, इसमें पहले तो आपको अ दिखेगा, ठीक है। अ जुड़ने के बाद अलग, अनाथ ये शब्द बन गए। उसके बाद आता है अप जुड़ने के बाद यहाँ आ गया अपराध, अपमान, अपहरण। उसके बाद आता है आ, तो आ शब्दों जुड़ने के बाद क्या होता है? आरंभ, आवेश, आकर्षण, आजीवन, ठीक है। उसी प्रकार से किसी शब्द के आगे कोई अनु शब्दांश से जुड़ जाता है तो अनुसार, अनुक्रमांक, अनुरूप इत्यादि। तो उपसर्ग की क्या विशेषता होती है कि उपसर्ग में वो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बनता है और ये नया शब्द में कोई नवीनता होती है। तो उपसर्ग के बारे में हमने क्या सीखा कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दांश में से उपसर्ग पहचानिए, उपसर्ग छाट कर रखिए। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपकी 9th 10th की एग्जाम हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही आपने ट्रिक 100% सीख ली तो आप उपसर्ग किसे कहते हैं ये जरूर समझ जाओगे। अभी इसके ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उपसर्ग शब्द आरंभ में आता है। जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, जो शब्द होता है, शब्द के आरंभ में आते हैं, अर्थात पहले आते हैं। जैसे बंद शब्द है, बंध, उसके आगे प्र शब्द जुड़ गया तो वो प्रबंध हो गया। दूसरे
विशेषता ये है उपसर्गों की कि शब्द के अर्थ में एक नवीन विशेषता आती है। ये जब जुड़ जाते हैं तो पुराना जो शब्द होता है उसके अर्थ में एक परिवर्तन आ जाता है। जैसे जन शब्द है, जन, उसके आगे सु शब्द लग गया तो उसका अर्थ हो गया सुजन। जन का अर्थ हो गया आदमी, इंसान, और सु शब्द लगने से क्या हो गया, अच्छा इंसान, है ना। तो उसके विशेष अर्थ में विशेषता आ गई। सेकेंड बात महत्वपूर्ण यह है कि शब्द के अंत में हमेशा प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, अर्थात पहले जो शब्द होता है उससे विपरीत नया शब्द तैयार होता है। देखिए जैसे यश शब्द है, यश, यश के आगे अप उपसर्ग जुड़ गया, अप धन यश, नया अर्थ हो गया अपयश। पहला अर्थ क्या था, यश, सक्सेस, अब उसे अप जुड़ गया तो क्या हो गया, फेल्यूर, अपयश। दूसरा शब्द देखिए, जैसे कि इसमें यश शब्द जुड़ने के बाद परिपूर्ण शब्द है, एक पूर्ण शब्द है, उसे परि उपसर्ग जुड़ गया तो उसका अर्थ हो गया परिपूर्ण। तो इस प्रकार से ये ट्रिक है उपसर्गों को ध्यान में रखने की। तो इसमें हमने ये देखा कि कुछ शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं, उनके जुड़ने के कारण उसके अर्थ में परिवर्तन आता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। ओके, अब देखिए उपसर्ग 4 प्रकार के हैं। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग 4 प्रकार के हैं। उसमें एक आप देखोगे कि ये संस्कृत के उपसर्ग, ये है संस्कृत के उपसर्ग। अब उपसर्ग जिन्हें सीधे संस्कृत से लिया गया है उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है। ऐसे कुछ उपसर्ग हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से लिए गए हैं और उनकी संख्या 21 है। जैसे देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, अत, अप, दूर, दस, नीर, परा आदि, है ना। तो ये 21 जो विशेष उपसर्ग है ये संस्कृत से आए उपसर्ग है, इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है। अब इनको जुड़ने के कारण क्या शब्द बन रहे हैं, जैसे अधि उपसर्ग जुड़ गया तो शब्द बन गया अधिकार, अप शब्द जुड़ गया, पहले मान शब्द है, मान शब्द के आगे अप जुड़ गया तो शब्द हो गया अपमान। इसी प्रकार से विचार एक शब्द है, उसके आगे सुज शब्द जुड़ गया तो सु उपसर्ग जुड़ गया तो उसका अर्थ हो गया सुविचार। ये हो गया संस्कृत का उपसर्ग। अब दूसरा इसमें आता है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में क्या होता है, ये सीधे हिंदी भाषा से लिए गए उपसर्ग हैं, ये सीधे हिंदी भाषा से लिए गए उपसर्ग है और इनकी संख्या होती है 12। आपको संख्या में इतना जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको संख्या वगैरह नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा संस्कृत के उपसर्ग कौन से, हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं। तो हिंदी के उपसर्ग देखिए यहाँ पर अ, अन, कु, नी, भार, अध, पर, बीन, है ना। ये सारे के सारे हिंदी के उपसर्ग है। तो इनसे कैसे शब्द बनते हैं, देखिए इसमें लास्ट में बताया, जैसे न्याय शब्द है तो न्याय शब्द के आगे अ जुड़ गया, अन्याय हो गया, है ना। इसके वन शब्द है, वन शब्द के आगे अन जुड़ गया, अनबन शब्द हो गया। उसी प्रकार हार शब्द है, उसके आगे आ जुड़ गया तो आहार बन गया। तो ये हिंदी के उपसर्ग है। हिंदी के टोटल 12 उपसर्ग हैं। इसके बाद बात आती है अरबी फारसी के उपसर्ग की। मित्रों, हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा जग की, विश्व की एक ऐसी भाषा है, उसने सारी भाषाओं को, बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को अपनाया है, अपना बनाया है। उसमें से एक है अरबी फारसी के उपशब्द। अब अरबी फारसी भाषा से जो सीधे लिए गए हैं उन्हें अरबी फारसी के उपसर्ग कहा जाता है और इनकी संख्या भी 12 है। कौन कौन से उपसर्ग, जैसे कम, खुश, गैर, ना, बे, बा, बद, ले, ला, सर, हम, इस प्रकार। अब इनसे कैसे शब्द बनते हैं, जैसे हमको खुश उपसर्ग लगाना है तो खुश नसीब, खुश मिजाज। अगर हमको गैर उपसर्ग लगाना है तो गैर कानूनी। ओके, जैसे फिर बे उपसर्ग लगाना है
तो काबू के आगे बे लगा दिया, बेकाबू। तो डियर फ्रेंड्स, ये होते हैं अरबी भाषा के उपसर्ग। और उसके बाद अंतिमता आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। हम ये देख रहे हैं कि हिंदी भाषा में जो उपसर्ग होते हैं, उन उपसर्गों के 4 प्रकार के जो उपसर्ग हैं, उनमें से हम चौथा देख रहे हैं अंग्रेजी से आया उपसर्ग। ये उपसर्ग सीधे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ये उपसर्ग सीधे अंग्रेजी भाषा से आते हैं, इसलिए इन्हें अंग्रेजी के उपसर्ग कहा जाता है। इनमें देखिए, जैसे डिप्टी दिख रहा है आपको, डिप्टी है, वाइस है, जनरल है, चीफ है, हेड है, ये सारे के सारे अंग्रेजी से आए हुए उपसर्ग आपको दिखेंगे। इन शब्दों के आगे उपसर्ग लगाकर क्या शब्द बनेंगे? जैसे डिप्टी शब्द है, डिप्टी उपसर्ग है, वो आगे लग जाएगा कलेक्टर के, तो नया शब्द बनेगा डिप्टी कलेक्टर। हेड शब्द है, मास्टर के आगे हेड शब्द लगेगा तो वो हो जाएगा हेड मास्टर। एक उपसर्ग है वाइस, इसके चांसलर के आगे अगर हम वाइस उपसर्ग जोड़ देते हैं तो वो हो गया वाइस चांसलर। ओके, तो इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा के 4 उपसर्ग है। फिर देखिए, ये उपसर्ग के बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है प्रत्यय। अब प्रत्यय देखिए, मैं कुछ शब्द आपके सामने रखता हूं, उसको देखकर आप पढ़िए, फिर मैं आपको उसको समझाता हूं। देखिए, पहला मैंने इसके लिए कॉलम करके दिया, ये देखिए प्रत्यय लिखा हुआ है। ओके, ये प्रत्यय है। और उसके बाद है नवीन शब्द। प्रत्यय हमारा, प्रत्यय लगने के बाद जो नवीन शब्द बन रहा है, देखिए पहले अक प्रत्यय है। अक, देखिए अक शब्द लगा हुआ है। अक लगने के बाद कौन कौन से शब्द बने नए? लेखक, पाठक, गायक, है ना। उसके बाद अन, देखिए अन शब्द जुड़ गया, तो उसके बाद क्या हुआ? नयन, सहन, पालन। उसके बाद आई है। जब आई शब्द किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो लिखाई, मिठाई, पढ़ाई। उसी प्रकार से ईया है, तो ईया शब्द जुड़ जाने के बाद बढ़िया, घटिया, इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। तो एक नया ऐसा शब्द जिसके अंत में कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, उन्हें हिंदी व्याकरण में प्रत्यय कहा जाता है। पहले हमने जैसे उपसर्ग देखा, तो ये उपसर्ग के एग्जैक्ट अपोजिट है। उपसर्ग में क्या था? उपसर्ग में वे शब्दांश शब्द के पहले लगते हैं। ओके, तो यहां प्रत्यय देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। वो शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में अर्थात आखिर में लगकर वे अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हिंदी व्याकरण में प्रत्यय कहा जाता है। इसमें कुछ शब्द है, देखिए कुछ प्रत्यय लगा के दिखाया मैंने आपको, उसको जरा समझिए। जैसे ईक प्रत्यय, जैसे ईक प्रत्यय है, ईत प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है, आस प्रत्यय है। ये जब शब्द के अंत में लगेंगे तो कौन से शब्द बनेंगे? जैसे देखिए समास है, यहाँ समास शब्द है, समास शब्द के आगे ईक लग गया तो नया शब्द बन गया सामाजिक। ठीक है, उसके बाद सुगंध शब्द है, सुगंध शब्द के अंत में ईत लग गया तो नया शब्द बना सुगंधित। ये शब्द है भूलना, भूलना शब्द के आगे अक्कड़ लग गया तो नया शब्द बन गया भुलक्कड़। मीठा शब्द है, मीठे शब्द के अंत में आस शब्द लग गया, आस शब्दांश लग गया तो नया शब्द बन गया मिठास। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे, किसी शब्द के अंत में लग जाते हैं और लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। उसके बाद अब प्रत्यय की क्या विशेषता है या प्रत्यय जानने की क्या ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखिए। यह आपको एग्जाम में बहुत काम में आएगी, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें ध्यान में रखने वाली बात कौन सी है? प्रत्यय की विशेषता क्या है? तो प्रत्यय का स्वतंत्र रूप नहीं होता। ये जो प्रत्यय दिखाए मैंने आपको दिखाए ईक वगैरह, वो तो उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अर्थात केवल उनको हम उल्लेख करते हैं तो उनसे हमें कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। जैसे इसके पहले वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें प्रत्यय दिया ईक,
ये इक प्रत्यय दिख रहा है आपको, ईत प्रत्यय दिख रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे आपने घर में बोल दिया कि मुझे ईक ला के दो, मुझे 2 ईत दे दो, तो सामने वाले को उसका पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि उनका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वे स्वतंत्र रूप से निरर्थक होते हैं। उनका केवल हम उपयोग करें तो निरर्थक है, उनका कुछ भी उपयोग होगा नहीं। जैसे 0 होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन उसके आगे जब अंक जुड़ते जाते हैं, 1 जुड़ गया तो 10 है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसी प्रकार से प्रत्यय का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये किसी शब्द के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो वो नया शब्द बड़ा ही अर्थवान बन जाता है, उसका बहुत बड़ा अर्थ बन जाता है जब वो जुड़ जाता है। जैसे ईक प्रत्यय लीजिए, ईक प्रत्यय का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ईक लगने के बाद, लेकिन ईक प्रत्यय जो है उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब उसके आगे समाज शब्द लगेगा, तो नया शब्द क्या बनेगा, सामाजिक। अब सामाजिक शब्द अर्थवान बन गया है ना। चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसके प्रयोग से नए शब्द की रचना होती है। जब प्रत्यय लगते हैं तो एक नया शब्द का जन्म वहाँ पर होता है। और पांचवी और महत्वपूर्ण ट्रिक ये है कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनमें परिवर्तन लाना इनकी विशेषता होती है। उनका जो अर्थ होता है वो अर्थ वैसा नहीं रहता है, उसके अर्थ में वो परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं, ये प्रत्यय की विशेषता है। तो मित्रों, आज के इस क्लास में हमने क्या सीखा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग के बारे में हमने क्या देखा कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे आकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग प्रमुखता 4 भेद हमने देखे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहा जाएगा, प्रत्यय वो होता है, वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में आखिरी में जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जो बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसमें बताए हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप अंतिमतः देखोगे, लास्ट तक आप देखोगे, तो उपसर्ग और प्रत्यय ये हमेशा की तरह आप सीख जाओगे। और डियर फ्रेंड्स, और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको कुछ वैल्यूएबल लगता है, आपको कुछ वैल्यू मिले ऐसा अगर लगता है, तो प्लीज़ होना चाहिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।